हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। यह टॉपिक आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको कि हम हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी भी बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है लगाव, अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। आप सभी को मालूम है जो परमाणु होते हैं उनके केंद्र में नाभिक होता है और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो है वह पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो अंदर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, परंतु जो सबसे बाहरी कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो कंप्लीट होती है या उससे कम होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कंप्लीट है तो उस स्थिति में परमाणु स्थायी नेचर का होता है और सामान्यतः वह निष्क्रिय हो जाता है, जो कि हमारे ग्रुप 18 के जो तत्व हैं जिसको कि हम नोबल गैस कहते हैं या इनर्ट गैसें कहते हैं, वह सभी इसी कारण, क्योंकि उनका बाहरी कक्ष कंप्लीट होता है, इस वजह से वह क्रियाएं नहीं करती और इनर्ट नेचर की होती है। परंतु अधिकांश तत्वों के जो बाहरी कोश होता है उसमें जगह होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हर परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना बाहरी कक्ष कंप्लीट करना चाहता है। तो यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी एफिनिटी कितनी है, लगाव कितनी है, और उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए परमाणु को क्या खोना पड़ता है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया गया है। परिभाषा के अनुसार किसी विलगित गैसीय परमाणु, अर्थात कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके अंतिम कक्ष में जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चों, आप सभी को ज्ञात होगा कि जब हम किसी बाहरी स्रोत से इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय इस परमाणु के द्वारा कुछ एनर्जी जो है वह लूज़ किया जाता है, ऊर्जा निकाला जाता है। ये कितना एनर्जी निकालेगा इसकी मात्रा को उसकी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये समझ लीजिए कि जब कोई परमाणु, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एटम है जिसको कि हमने x से एक्सप्रेस किया है, यह गैसियस स्टेट में है इसलिए x के साथ हमने g लगाया हुआ है। जब इस परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इस परमाणु पर एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज आ जाता है, अर्थात यह एक ऋणायन यानी कि एनायन बन जाता है और इस अवस्था में उसे कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ करनी पड़ती है। इस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के रूप में करना चाहें तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इसका मान इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, जिसको कि हम डेल्टा EgH के माध्यम से करते हैं, इसके नेगेटिव मान के बराबर होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी यदि पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान नेगेटिव होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जो है वह पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से दोनों में मेनली साइन का अंतर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है। क्लोरीन के एटम में आप सभी को मालूम है एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके अष्टक को कंप्लीट करने में, क्योंकि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है और इसके बाहरी कोश में इस प्रकार से 287, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, अर्थात
अतः क्लोरीन की यह कोशिश होती है कि वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। जब क्लोरीन इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाता है और हम इसे क्लोरीन का ऋणायन कहते हैं। इस क्रिया में क्लोरीन को 349 किलो जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। चूँकि यह एनर्जी उसे खर्च करनी पड़ रही है, इसलिए इसे हम -349 किलो जूल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अर्थात यह मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वह प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि परमाणु ने ग्रहण किया है उस समय रिलीज होती है, और इस वजह से उसकी साइन को हम माइनस के रूप में लिखते हैं, -349 किलो जूल पर मोल। यह क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा की मात्रा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वह किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा की मात्रा है। अब बच्चों, ऐसा तो नहीं होता कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। यदि कोई परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हर स्टेज में उसे कुछ न कुछ एनर्जी को या तो लूज करना पड़ता है या ग्रहण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो एंथैल्पी प्राप्त होती है उसे हम क्रमिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी परमाणु के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उसे हम फर्स्ट के रूप में लिखेंगे या इसे हम डेल्टा EgH1 के रूप में लिखेंगे, और इसका मान सामान्य तौर पर नेगेटिव होता है क्योंकि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय ऊर्जा मुक्त किया जाता है, उस सिस्टम से एनर्जी निकलती है। जबकि जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उस परमाणु के द्वारा, तो आपको मालूम होगा कि जब एक ऋणायन के पास, जैसे मान लीजिए क्लोराइड आयन है, अगर इसके पास एक और हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्लोराइड का जो नेगेटिव चार्ज है वह इस इलेक्ट्रॉन का विरोध करेगा, और इस वजह से हमें इस सिस्टम को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है उसे हम EA यानी कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सेकंड कहते हैं, या इसे हम डेल्टा EgH2 के रूप में भी कर सकते हैं। इसका जो मान होता है वह पहले की अपेक्षा पॉजिटिव होता है। अर्थात जब प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है या फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसका मान नेगेटिव है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, उस सिस्टम को एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए उसका मान पॉजिटिव होता है। यदि एक और इलेक्ट्रॉन उसे प्राप्त होता है तो उस स्थिति में हम इसे थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा EgH3 के रूप में लेते हैं, और इसका भी मान जो है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि हमें सिस्टम में बाहर से एनर्जी को देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप सभी को ज्ञात हो कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस स्टेज में इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होती है, रिलीज होती है, मुक्त होती है, और इसलिए इसका मान नेगेटिव के रूप में लिखा जाता है। जबकि बाकी जो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हम उसको देते हैं तो उस स्टेज में इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव जो एनायन है उससे प्रतिकर्षण का, रिपल्शन फोर्स का सामना करना पड़ता है, और इसलिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और इस वजह से इसका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन, आपको मालूम है ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो कि गैसेस स्टेज में है, इसको जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस स्टेज में जो फर्स्ट एनायन बनता है वो O1- बनता है। O1- अर्थात ऑक्सीजन का एनायन या ऋणायन। इस स्टेज में जो एनर्जी हमें उस सिस्टम से मिलती है या सिस्टम से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो -141 किलो जूल है पर मोल है। परंतु यदि जो ऑक्सीजन का ऋणायन है यदि हम उसे इलेक्ट्रॉन दें तो इस स्टेज में ऑक्सीजन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, इसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर एक नेगेटिव साइन आ गया। अब जब हम बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव का विरोध करेगा, और इस स्टेज में अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु तक भेजना है तो हमें बाहर से एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और इसलिए इसका मान जो है वो पॉजिटिव होता है। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आइए बात करें
इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, किसी भी परमाणु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वह तब ग्रहण किए जाते हैं जब उस परमाणु को उसकी आवश्यकता होगी, परंतु ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय अपना रोल अदा करते हैं। तो आइए इन फैक्टर्स के बारे में बात करें। सबसे पहले नाभिकीय आवेश, जो न्यूक्लियर आवेश होता है, जिसको कि हम Z से लिखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश होता है वह नाभिक में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसकी संख्या को कहते हैं। अर्थात किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होगी। और आपको मालूम है यदि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से बहुत ही तीव्रता के साथ बंधे हुए रहते हैं। और ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को यदि हमें बाहर निकालना है तो हमें इस परमाणु को बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करना पड़ेगा। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन पर जो कि नाभिक से बहुत ही तीव्रता से जुड़ा हुआ है, स्ट्रांगली अटैच्ड है, यदि इसे हम बाहर निकालना चाहें तो इस परमाणु के द्वारा बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च की जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने से परमाणु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान होता है वह भी ज़्यादा होता है, परमाणु के द्वारा बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब यदि बात करें परमाणु के आकार की, जैसा कि एटम का साइज होता है वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे पास एटम छोटा है, छोटे आकार का एटम है, तो उस एटम पर नाभिक का आवेश ज़्यादा होता है और यह जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने पर ज़्यादा एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, एंथैल्पी का मान भी ज़्यादा होगा। परंतु यदि नाभिक से बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक है यानी कि परमाणु का आकार अधिक है तो नाभिक के द्वारा जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, जो पॉजिटिव आवेश इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है वह कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते समय हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इस वजह से जब परमाणु का आकार अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है। इस प्रकार से यदि छोटा परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा और यदि बड़ा परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होगा। अगला जो फैक्टर है वह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यदि जो परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कक्षकों में भरे गए हैं, जैसे कि मान लीजिए P3, यदि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के जो 3 कक्षक होते हैं, यदि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यह हाफ फील्ड स्ट्रक्चर कहलाता है और यह अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार से जो d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल में यदि जो 5 कक्षक होते हैं उसमें सभी में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यह भी हाफ फील्ड स्टेट कहलाता है और यह भी अधिक स्थायी होता है। तो यदि कोई भी परमाणु हाफ फील्ड स्टेट में है अर्थात उसके p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल पूरी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं तो यह थोड़ा स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। और यदि स्टेबल स्ट्रक्चर से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़े तो हमें ज़्यादा एनर्जी लूज़ करना होगा। इसी प्रकार से यदि P6 या D10 यदि हम इसको पूर्ण पूरित कर दें, कंप्लीटली फील्ड कर दें, तो यह और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस स्टेज में इनका मान काफ़ी कम होता है। मतलब जो स्टेबल स्टेट है उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी परमाणु स्टेबल स्टेट को लूज़ करना या ख़राब करना नहीं चाहता। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में क्रमिकता या आवर्तिता, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। बात करते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। बात करते हैं समूह में। जो समूह होता है वह ऊपर से नीचे व्यक्त होता है
और आपको मालूम है जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षकों की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला कक्षक है, ये पास में होगा। यदि कक्षक की संख्या डबल है तो दूर हो गया, और कक्षक की संख्या बढ़ गई तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं वह न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते जाएंगे। और चूंकि परमाणु आकार में वृद्धि होता है तो उस स्टेज में इस जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नाभिक का कम आकर्षण होता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो यदि हम समूह की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी कम होता है। अर्थात ऊपर के जो तत्व होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी कम होता जाएगा, क्योंकि नाभिक से परमाणु के बाहरी कक्ष की दूरी जो है वह बढ़ते जाएगी और उसके ऊपर जो नाभिकीय आवेश कार्य करता है उसका मान भी कम होता जाएगा। यदि बात करें आवर्त में यानी कि पीरियड में आपको मालूम है जब हम लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अर्थात जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु के नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार जो है वह छोटा होता जाता है। और जैसे जैसे परमाणु का आकार छोटा होता है जो बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के और ज़्यादा नज़दीक आता जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक के पास में है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है या उसके द्वारा लूज़ की जाती है, इसलिए इसका मान भी अधिक होता है। तो यदि आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी क्रमशः बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये इनके पीरियोडिक ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के बारे में। परंतु इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो हमें कुछ अपवादों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला अपवाद हमें दिखाई देता है जो ग्रुप में सेकंड नंबर का एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसके बारे में यदि हम बात करें, हमने एग्जाम्पल के लिए ग्रुप 16 और ग्रुप 17 को लिया हुआ है। ग्रुप 16 में पहला जो हमारा एटम है वो ऑक्सीजन है, देन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम है। तो यदि आप देखते हैं ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो -141 किलोजूल पर मोल है, जबकि सल्फर का -200 है, सेलेनियम -195, टेल्यूरियम -190 और पोलोनियम -174 है। इसी प्रकार से यदि हम ग्रुप 17 की बात करें तो सबसे पहला जो तत्व है फ्लोरीन, इसमें -328 किलोजूल पर मोल है। क्लोरीन के लिए -349 किलोजूल पर मोल है, ब्रोमीन के लिए इसका मान -325 और आयोडीन के लिए -295 है। तो यदि आप देख रहे होंगे कि इस ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वह सेकंड नंबर का है। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सल्फर जो कि इस ग्रुप में सेकंड नंबर का है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वह ऑक्सीजन से ज़्यादा है। इसी प्रकार से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वह फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो आखिरकार क्या रीज़न है कि जो सेकंड नंबर का जो हमारा एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट नंबर के एलिमेंट से ज़्यादा है? तो इसका रीज़न ये है कि यदि हम कंपेयर करें फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान से अधिक होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन है उसका आकार बहुत छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से इसके जो 2p कक्षक होते हैं वह नाभिक के बहुत ही पास में होते हैं, और इस स्टेज में इससे इलेक्ट्रॉन जो है वह आसानी से नहीं निकलते और इसलिए उसके प्रति जो एफिनिटी है उसका मान भी कम होता है। जबकि क्लोरीन जो है फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक बड़ा है, और अधिक बड़ा होने से उसके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की गुंजाइश भी ज़्यादा होता है, और इस वजह से क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। तो ये अपवाद हमें सभी ग्रुप के सेकंड नंबर के एलिमेंट के बारे में देखने मिलता है। सेकंड नंबर का जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह फर्स्ट नंबर के
एटम के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से अधिक होता है। सेकंड अपवाद की बात करते हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन। बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान जो है वो पॉजिटिव होता है। तो आखिरकार ये पॉजिटिव क्यों है? इनसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें एनर्जी देनी पड़ी। पॉजिटिव का अर्थ हुआ हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसका रीज़न देखते हैं। बेरिलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो बाहरी कक्ष है 2s वाला, इसमें जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीट है, अर्थात पूरी तरह से भरा हुआ है। और चूँकि यह कंप्लीट होता है और स्टेबल होता है, तो कोई भी परमाणु जो है अपनी स्टेबिलिटी को आसानी से लूज़ करना नहीं चाहता। और इस स्टेज में यदि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और देते हैं तो हमें और अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में भी 2p3 स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है, अर्थात इसमें भी p में, तीनों में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से इनका जो 2p स्टेज है वो भी स्टेबल होता है कंप्लीट होने की वजह से। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में भी 3s2 वाला स्टेट हमको देखने को मिलता है, यानी कि इसका s ऑर्बिटल जो है वो भरा हुआ रहता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यदि परमाणु खुद स्थायी है तो वह अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहता है और उस स्टेट में यह इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए या लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी को खर्च करता है या स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जो कि हमारे इस केमिस्ट्री का बेस है और इसके आधार पर हम केमिस्ट्री को बहुत अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं, तो आइए उन प्रश्नों की भी बात करते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर जो दिए गए परमाणु हैं उन्हें अरेंज करना है। ये अब यदि यहाँ पर जो एटम दिए गए हैं, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र, तो आपको मालूम है ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है वह ग्रुप 16 के सदस्य हैं और क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र जो है वह ग्रुप 16 के सदस्य हैं, जबकि आयोडीन और क्लोरीन जो है वह ग्रुप 17 के सदस्य हैं। यदि हम इन दोनों की बात करें तो ऑक्सीजन का जो स्थान है वह पहले आता है, सल्फ़र का बाद में आता है। और यहाँ पर बात करें क्लोरीन का और आयोडीन का, इस प्रकार से सीक्वेंस है। तो अभी हमने देखा था कि जो सल्फ़र है जो कि ग्रुप में सेकंड पोजीशन में है, चूँकि ऑक्सीजन का परमाणु जो है वह सल्फ़र की तुलना में कम होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन को लेने की एफिनिटी जो है वो कम होती है, इसका वैल्यू कम आता है, सल्फ़र का ज़्यादा आता है। तो यदि हम ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और सल्फ़र को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से अधिक होती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो अभी हमने देखा कि सबसे अधिक क्लोरीन का होता है फर्स्ट नंबर पर, फिर फ्लोरीन का होता है थर्ड और फोर्थ में आयोडीन का होता है। तो क्लियर है कि यदि हम आयोडीन और क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन के लिए अधिक है आयोडीन की तुलना में। अब यदि हमें इन चारों को अरेंज करना है तो हमें एक चीज़ को ध्यान देखना पड़ेगा कि ग्रुप 17 जो होता है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 की तुलना में हमेशा से ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि यदि ग्रुप 17 में केवल एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक होती है और इस वजह से इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी का मान ज़्यादा होता है। तो यदि हम इनको इस रीजन के आधार पर अरेंज करें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें क्लोरीन की मिलेगी, उसके बाद आयोडीन की मिलेगी क्योंकि दोनों ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, और उसके बाद यदि हम इसके आधार पर करें तो फिर सल्फ़र और फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है वह
क्लोरीन की है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है वह ऑक्सीजन की है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करने होंगे। आशा है आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आपके बहुत अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बस आपसे एक ही विनती है कि बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपको यदि किसी भी विषय में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न दीजिए, मैं निश्चित तौर पर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।